हेलो एवरीवन। सो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्विंची के पास यांग का मैसेज आता है और वो उसके लिए लंच लेके आया होता है। तो ये दोनों ही साथ में बैठ के लंच करने लगते हैं, जहाँ पे यांगवा पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कल रात को कॉल करके कुछ कहा था, और क्योंकि लास्ट नाइट मैं काफी ड्रंक था इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, और अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कहा हो तो प्लीज तुम उसे सीरियसली मत लेना। तो क्विंची उससे कहती है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम जब ड्रंक होते हो तो तुम इतनी अच्छी रोमांटिक पोएट्री कैसे कर लेते हो। वहीं दूसरी ओर हमें जुनही को दिखाया जाता है जिसे एक एम्प्लॉय पूरी कंपनी का टूर करा रही होती है। तभी वो कैफेटेरिया में आता है और वो क्विंची और यांग को साथ में देखता है और उन दोनों को साथ देख के उसे काफी बुरा लगता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लेडी बॉस क्विंची से मिलने के लिए आती है और वो उसे कन्विंस करती है कि अभी के लिए जो भी उसके साथ इनजस्टिस हुई है वो सब जल्द ही ठीक हो जाए, जिसपे क्विंची 11th फ्लोर की पोजीशन के बारे में उनसे पूछती है। तो लेडी बॉस उसे बताती है कि मिस्टर शाइन की जगह तुम ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है और इस टाइम पीरियड में तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करनी होंगी, तभी तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें ली दाई को दिखाया जाता है जो कि रेजिग्नेशन लेटर्स फाइनली साइन कर देती है और मिस्टर लाओ से कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो उनकी नहीं सुनती और उनसे कहती है कि वो उसकी पीठ पीछे क्विंची का ख्याल रखे, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर वो 11th फ्लोर की पोजीशन में जा भी पाएगी या नहीं, और उसे हमारी बॉस पे हद से ज्यादा भरोसा है और मैं नहीं चाहती कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से क्विंची के साथ गलत। ये कह के वो कंपनी से बाहर निकल आती है और यांग को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद यांग उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पे ली दाई उससे कहती है कि मुझे पता है तुम लोगों की ये मैरिज भी फेक है, जिसपे यांग कहता है कि अगर तुम इस बारे में मुझसे बात करने के लिए बुलाई हो तो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तो ली दाई कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान्स को स्पॉइल करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने चाहती हूँ कि मैंने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इधर पे फीमेल्स को लेके काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। पर क्विंची यहाँ पे एफर्ट्स करना नहीं छोड़ रही है और वो 11th फ्लोर की पोजीशन में जाके सब कुछ चेंज करना चाहती है और वो फीमेल वर्कर्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाना चाहती है। मैं मानती हूँ कि वो एक केपेबल लॉयर है, पर वो ये अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई उसकी हेल्प करे जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हो, और मुझे पता है कि वो तुम पे ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, तो प्लीज हमेशा उसका साथ देना। वहीं दूसरी ओर हमें वेन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी से माफी मांग रहा होता है और मीमी भी उस पे चिल्ला रही होती है क्योंकि वो अच्छे से बिजनेस हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। इसमें वेन्यू ये एडमिट करता है कि उसे ये रियलाइज हो गया है कि वो ये कंपनी हैंडल नहीं कर सकता है और अच्छा रहेगा कि अगर तुम ही इसे हैंडल करो, जिसपे मीमी उससे कहती है कि अगर तुम घर पे रहोगे काम छोड़ के तो सब तुम्हारे बारे में गॉसिप नहीं करेंगे। तो वेन्यू कहता है कि जो चीज मैं संभाल ही नहीं सकता उसे बर्बाद करने से क्या फायदा है, और अब मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर का सारा काम करूंगा और तुम ऑफिस काम संभालना। उसके जाने के बाद मीमी काफी खुश होती है ये सुन के। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि क्विंची को ये बताना चाह रहा था कि वो उसकी प्रमोशन में हेल्प करना चाहता है, पर तभी उसे मिस ली की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि अगर वो क्विंची को लेक्चर देगा और फिर कहेगा कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो उसकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेगी। ऑफिस में उस पर काफी प्रेशर होता है तो तुम्हें उसे रिलैक्स्ड करके ये सारी बातें करनी होंगी। तो यांग उसे रिलैक्स्ड फील कराते हुए उसकी मसाज करते हुए उससे पूछता है कि उसने प्रमोशन के लिए क्या प्लानिंग की है, जिसपे क्विंची उससे कहती है कि अभी तो कुछ नहीं, जिसपे यांग कहता है कि उसे ऑलरेडी अपने प्लान ए और बी दोनों ही बना लेने चाहिए, क्योंकि अगर एक फेल होता है तो दूसरा वो जल्दी ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर तभी वो नोटिस करता है कि क्विंची ऑलरेडी सो चुकी है और उसे पास जाके देख के काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग क्विंची के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और तभी क्विंची यांग से कहती है कि हमें हमारी वेडिंग मीमी से अरेंज करवानी चाहिए, क्योंकि उसके काफी सारे रेस्टोरेंट्स है और उसके कनेक्शन भी है तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो तभी यांग उसे पूछता है कि तुम अपनी वेडिंग किस तरीके से करना चाहती हो। तो क्विंची उसे बताती है कि मुझे ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हमारी वेडिंग में सिर्फ हमारी फैमिलीज हो और बाहर का कोई ना हो। इसी के साथ वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ, और इसी के साथ वो उसे एक और टॉर्टॉइस दिखाती है जो कि वो उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ये कल ही देना चाहती थी पर मैं काफी थक गई थी और मुझे नींद आ गई थी। तो यांग ये देख के काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम इसका क्या नाम रखोगी। तो क्विंची उससे कहती है कि हम इसे फेरी बुलाएंगे क्योंकि ये काफी क्यूट है। तो यांग उससे कहता है कि पर ये तो मेल टॉर्टॉइस है, तुम इसका नाम लड़कियों जैसा क्यों रख रही हो। तो क्विंची कहती है कि ये काफी क्यूट और सुंदर है इसलिए मैंने ये नाम इसे दिया, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं, और अगर तुम भी मुझे क्यूट लगोगे तो मैं भी तुम्हें फेरी ही बुलाऊंगी। तो यांग उसे कहता है कि तुम मुझे एक टर्टल से कैसे कंपेयर कर सकती हो। तो क्विंची कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम मुझे फेरी कह के बुला सकते हो। ये सुन के यांग उसे तुरंत ही फेरी नाम से बुलाता है, जिसपे क्विंची स्माइल करती है। फिर वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए जाने लगती है। तो यांग उसे कहता है कि क्या फेरी ऑफिस भी जाती है। तो क्विंची कहती है कि तुम सचमुच में एक परफेक्ट हस्बैंड, और इसे शादी की तैयारियां करने के लिए कहती है और ये कह के वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद यांग सबसे पहले डिशेस सेलेक्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो सबसे सस्ती डिशेस मंगाता है। वहाँ पे वो उन्हें 30% का डिस्काउंट भी दे देती है, तब भी यांग उन सबको रिजेक्ट कर देता है और सस्ता फूड लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो वेडिंग वेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्विंसी को दिखाया जाता है, जिसके पास मिमी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा पति बहुत ज्यादा कंजूस है, मैंने उसे 30% का डिस्काउंट भी दिया, तब भी वो सबसे लो प्राइस की डिशेस पसंद कर रहा है और वेडिंग वेन्यू के नाम पे भी एक छोटा सा रूम सिलेक्ट किया है, जहाँ तक कि उसने फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट कुछ को भी इम्पॉइंट नहीं। ये सब सुन के क्विंसी कहती है कि यांग जैसा कह रहा है तुम वैसा ही करो। तो मिमी उससे गुस्से में कहती है कि उसने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर दिया है, वेडिंग सिर्फ लाइफ में एक बार होती है और बाद में देखना तुम दोनों बहुत पछताओगे। वो ये सब कुछ लेक्चर दे ही रही होती है, पर क्विंसी उसका फोन कट कर दी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैन बिन, मिमी और वैन न्यू साथ में क्विंसी और यांग के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आते हैं। तभी यांग वहाँ पे अपना सूट पहन के आता है और वो काफी डैशिंग लग रहा होता है। जिसके बाद तभी क्विंसी भी वहाँ पे अपनी ड्रेस ट्राई करके आती है और वो भी काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है। यांग उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद यांग चुपचाप उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वैन बिन यानी कि क्विंसी का बड़ा भाई उसके पास आता है और यांग से कहता है कि क्विंसी तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली है और तुम इससे प्रॉमिस करो कि तुम इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करोगे और हर मुश्किल में तुम इसका साथ दोगे। इस पे यांग उसे कहता है कि मैं ये आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरा मतलब है कि क्विंसी मेरे से ज्यादा स्मार्ट और आउटस्टैंडिंग है और मैं बस इसका एक अच्छा फ्रेंड बन के रह सकता हूँ। इसके बाद मिमी क्विंसी को और ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है, पर वो दोनों ही ट्रायल रूम से काफी देर से बाहर नहीं आ रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों अंदर जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों को काम आ गया था और वो ऑलरेडी वहाँ से एस्केप कर चुके थे, क्योंकि क्विंसी को एक मीटिंग के लिए जाना था और वैसे भी अगर वो वहाँ पे रुकते तो उन्हें फोटोज वगैरह भी क्लिक करानी पड़ती। तो यांग कहता है कि तुम इतनी प्रिटी दिख रही हो और अगर हम फोटो ना खिंचवाएं तो ये वेस्ट है। तो क्विंसी एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या सच में, और उसके एक जगह ले जाती है और वहाँ पे उसके साथ सेल्फी क्लिक करती है और ऑफिस जाते हुए वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें भी लिफ्ट दे देती हूँ। तभी यांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो प्रमोशन में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो क्विंसी उससे कहती है कि तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। यांग कहता है कि शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि तुम्हारा ऑफिस रूम रिकॉर्डिंग रूम से शिफ्ट होके एक कैबिन में बदल सके। तो ये सुन के क्विंसी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसे पता कैसे चला कि उसका कैबिन छीन के उसे रिकॉर्डिंग रूम में रखा गया है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे एक हेल्प कैसे कर सकते हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लॉयर्स की चीजें भी कर सकते हो और तुम कोई लॉयर नहीं हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यांग ये सब सुन के वहाँ से जाने लगता है। तो क्विंसी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यांग कहता है कि मैं बस से चला जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर में मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विंसी केस में अपने सजेशन देना चाह रही थी, लेकिन सब लोग उससे कहीं कॉफी तो कहीं कुछ और फाइल्स मंगा रहे होते हैं और उसे इस मीटिंग में बोलने का चांस ही नहीं दे रहे थे। ये सब देख के क्विंसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो घर आके यांग के सामने चिल्ला चिल्ला के गुस्सा निकाल रही होती है कि सब लोग उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी लॉयर है। और मुझसे कह रहे थे कि मैं जब तक सामान लेके वापस आई तब तक उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तो ये सुन के यांग कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती थी। तो क्विंसी पूछते है कि बताओ मेरी क्या गलती है। तो यांग उसे कहता है मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम ही ने तो पहले एडवाइस देने को मना किया था। और ये कह के वो अपने रूम में चले जाता है और क्विंसी उसे चिल्ला के कहती है कि जब तुम्हारे पास कोई एडवाइस है ही नहीं तो दोगे कहाँ से। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विंसी अपने एक सीनियर को बता रही होती है कि उसने इस पूरे केस की स्टडी कर ली है, लेकिन उसका सीनियर इसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और इसे फ्लाइट्स के टिकट बुक करने के लिए कहता है। ये सब कुछ चुन हुई देख रहा होता है। फिर वो क्विंसी को अपने साथ ऑफिस में ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, पर अभी मेरे पास एक केस है और तुम चाहो तो तुम वो केस हैंडल कर सकती हो। तो क्विंसी उससे पूछती है कि आखिर तुम इसके बदले में क्या चाहते हो। तो जुनहुई से कहता है कि तुम्हें घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, जिस पे क्विंसी कहती है कि एक केस के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। तो जुनहुई कहता है कि जो तुम पूरे दिन से करती आ रही थी वो सब क्या था। तुम एक लॉयर हो पर फिर भी तुम सभी के लिए टी कॉफी लेके आ रही हो, और अगर तुम उन सबको काम कहती हो तो मुझे लग रहा है कि तुम उनके तलवे चाट रही हो। तो क्विंसी उसे धक्का मार के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों के सामने केस के लिए गिड़गिड़ा रही है। तो जुनहुई उसे रियलाइज कराता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, तुम खुद ही अपने आप को लो पोजीशन पे समझने लगी हो, और जिस तरीके से तुमने मुझे अभी धक्का मारा ना एग्जैक्टली ऐसी ही तुम हो। तुम्हें उन्हें अपनी वर्थ रियलाइज करानी पड़ेगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विंसी अपने सीनियर्स के आने का वेट कर रही होती है और उनके आते ही वो उन्हें ऑफर करती है कि वो उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देगी। फिर वो लोग कार में होते हैं और क्विंसी उन लोगों को कॉफी दे देती है, और जब वो लोग कॉफी पीने लगते हैं तो क्विंसी कार की स्पीड इतनी तेज कर देती है जिससे उनकी पूरी कॉफी उनके कपड़ों पे गिर जाती है। वो उसे चिल्ला चिल्ला कर गाड़ी धीमे करने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पर क्विंसी उनकी एक बात नहीं सुनती। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि क्विंसी जब वापस से मीटिंग में जाती है तो उसके सीनियर्स कहते हैं कि उन्हें बर्गर और कॉफी चाहिए, जिसपे क्विंसी कहती है कि हाँ उसे भी चाहिए। सीनियर उसे ये सब कुछ लाने के लिए कहते हैं, पर क्विंसी उन्हें इग्नोर कर देती है और केस के बारे में अपने आइडियाज देने लगती है, और उसके सीनियर्स को अपना काम खुद ही करना पड़ा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।